गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। यूनिट 5 का है। यूनिट 5 का एक टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक साम्यावस्था। रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री का यूनिट 5 रासायनिक साम्यावस्था है। और ये लेसन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन्स है। एक रासायनिक साम्यावस्था है और एक इसी में ऐड हुआ है जिसका नाम है आयनिक साम्यावस्था। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच में किस प्रकार से साम्य की अवस्था स्थापित होती है, साम्य की अवस्था क्या है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया की साम्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसके कारक को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर हो गया केमिस्ट्री का यूनिट 5 जिसका नाम है रासायनिक साम्यावस्था। ये आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें इस लेसन को स्टार्ट किया जाए। और इस लेसन में सबसे पहले हम जाने कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया है, अपचन की अभिक्रिया है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन की अभिक्रिया है, विलोपन की अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। लेकिन रासायनिक साम्य अवस्था में अभिक्रिया होने की दिशा के आधार पर, यानी अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है, केवल फॉरवर्ड ही हो रहा है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड में हो रहे हैं, तो इस आधार पर अभिक्रिया के होने की दिशा के आधार पर रिएक्शंस को दो भागों में बांटा गया। अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया। एक तो क्या, अनुक्रमणीय अभिक्रिया, अनुक्रमणीय अभिक्रिया। बहुत ही ध्यान से आप लोग वीडियो को सुनते रहिएगा। अनुक्रमणीय अभिक्रिया और एक अभिक्रिया और है जिसका नाम है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नाम में क्लियर है। अनुक्रमणीय की इंग्लिश जो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है, और जो उत्क्रमणीय की इंग्लिश होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस। वैसे कहीं ना कहीं आप लोग ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं रिवर्सिबल, रिवर्स करो यानी फॉरवर्ड करो, जो हाथ फॉरवर्ड हुआ है फिर उतना पीछे आ जाओ, वो क्या कहलाता है, रिवर्स कहलाता है। तो इस प्रकार से अनुक्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले इस पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं कि अनुक्रमणीय अभिक्रिया है क्या। देखिए, यानी कि ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, जो केवल एक ही दिशा में हो करके पूरी हो जाए। एक ऐसी अभिक्रिया जो एक दिशा में हो करके पूरी हो जाए, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अनुक्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक पदार्थ अभिक्रिया किया और उत्पाद बना लिया, फिर उत्पाद से वे अभिकारक में परिवर्तित ना हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अनुक्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये एक बार रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट बना, फिर प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकता है। इसका मतलब एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में, या तो फॉरवर्ड हो या तो बैकवर्ड, एक ही दिशा में होकर के पूरी हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे अनुक्रमणीय अभिक्रिया के लिए वहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, ए है और रिएक्टेंट बी है, और ये रिएक्टेंट है, ये अभिकारक है, अभिकारक अभिक्रिया किया और पात्र में सी और डी बनाया। तो यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर लगा दिया गया है और ये प्रदर्शित करता है यहाँ पे अभिकारक है, ये क्या उत्पाद है। ये जो कंप्लीट तीर है ये दिखाती है कि ए और बी अभिक्रिया करके सी और डी बना लिया, लेकिन ये तीर बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये एक ही दिशा में होकर के अभिक्रिया पूरी हो जाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुक्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लें तापीय अपघटन,
क्या, तापीय अपघटन। ये क्या है, तापीय अपघटन अनुक्रमणीय अपक्रिया का एग्जाम्पल है। या ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन की भी अपक्रिया अनुक्रमणीय अपक्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, और एक प्रबल अम्ल का उदासीनीकरण, प्रबल अम्ल का उदासीनीकरण की अपक्रिया भी क्या होती है, अनुक्रमणीय अपक्रिया के अंतर्गत आती है। और मान लें अवक्षेपण की अपक्रिया, अवक्षेपण की अपक्रिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिया है। तापीय अपघटन, ऑक्सीकरण अपचयन की अपक्रिया, प्रबल अम्ल का उदासीनीकरण की अपक्रिया, अवक्षेपण की अपक्रिया। ये जो 4 एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे दिया है, ये सब एग्जाम्पल किस अपक्रिया के अंतर्गत आएंगे, अनुक्रमणीय अपक्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस रिएक्शन को बनाने से पहले जो रिएक्शन दिया गया तापीय अपघटन, ये क्या है, तो देखिए अपघटन का मतलब क्या होता है। अपघटन का एक ही मतलब होता है टूटना। ठीक है, और किसी पदार्थ को हम कैसे तोड़ते हैं, किस फैक्टर को अप्लाई कर रहे हैं कि एक बड़ा पदार्थ छोटे छोटे पदार्थ में टूट जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपघटन के पहले क्या है, ताप। ठीक है, जब किसी पदार्थ को हम ताप दे करके, ठीक है, ताप दे करके हम उसको तोड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, तापीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन कह सकते हैं, ऊष्मीय अपघटन भी कह सकते हैं। जब एक बड़े पदार्थ को ऊष्मा की सहायता से ताप दे करके उसे सरल पदार्थों में तोड़ते हैं तो वो कहलाता है कि अपघटन कहलाता है। लेकिन अपघटन में एक अंतर ये होता है, एक बड़ा पदार्थ जो छोटे छोटे पदार्थ में टूट चुका है, अब वो छोटा छोटा पदार्थ परस्पर पुनः संयुक्त हो करके बड़ा पदार्थ नहीं बनाएगा। यही घटना होता है किसमें, अपघटन में। ये घटना किसमें होगा, अपघटन में, कि एक बार हम ताप दे करके बड़े पदार्थ को छोटे छोटे पदार्थ में तोड़ ले जाएं, फिर वो छोटे छोटे पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर के बड़े पदार्थ में ना वापस आए, तो वो क्या कहलाएगा, अपघटन कहलाएगा। तो तापीय अपघटन, एक बार बड़ा पदार्थ छोटे छोटे पदार्थ में टूटा, फिर वो वापस नहीं आया, इसका मतलब एक ही दिशा में अपक्रिया होकर के पूरी हो चुकी है, तो वो कहलाएगा क्या, तापीय अपघटन कहलाएगा। क्लियर है। जैसे इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्या, पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3, पोटेशियम क्लोराइड को हम गर्म कर दें, ठीक है, गर्म कर दें तो एक इसमें विभक्त हो जाएंगे KCl में और O2 में। इसको बैलेंस कर लें, कोई 3 ऑक्सीजन है, कोई 2, या फिर 3 लिख दे, यहाँ पे 2 लिख दे, ऑक्सीजन बराबर हो गया, 2 KCl साइड में है, आप 2 लिख दे। अब देखिए होगा क्या, ये जो पोटेशियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम क्लोराइड को आपने गर्म किया और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन से टूट चुका है। लेकिन अब घटना क्या है, प्रयोग के आधार पर ज्ञात हुआ कि KCl और O2 परस्पर आपस में संयुक्त नहीं हो रहे हैं, रिएक्शंस नहीं कर रहे हैं। जब रिएक्शंस नहीं करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा, अपक्रिया पक्ष दिशा में नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये इसमें टूट चुका है और एक ही दिशा में होकर क्रिया कंप्लीट हो गई है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल क्या होगा, अनुक्रमणीय अपक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए ऑक्सीकरण अपचयन की बात कर लें। तो ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इसके बाद का जो लेसन होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे पहला लेसन है आपका सेकंड पेपर का ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया जाएगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि एक ऐसे परमाणु आयंस जो इलेक्ट्रॉन्स को त्यागते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, और ऐसे अणु परमाणु आयंस इलेक्ट्रॉन को यदि ग्रहण करते हैं तो उस पदार्थ का, उस अणु परमाणु आयंस का अपचयन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और उसमें उस पदार्थ का अपचयन भी हो रहा हो। एक ऐसी अपक्रिया, उस अपक्रिया में किसी एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो और किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन हो, या यूँ कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें साथ साथ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती हैं, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम
ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी किसके उदाहरण है? अणुत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण है। जैसे मान लेते हैं ये HCl2 अभिक्रिया करता है FeCl3 के साथ, यानी कि इस स्टेनलेस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया के पश्चात HCl4 और प्लस क्या FeCl2 का कार्बोनेशन कर लें, यहाँ पे 2 लिख दें, 2 यहाँ, तो इस प्रकार से एक्सेस बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HCl2 का ऑक्सीकरण होगा किसमें? HCl4 में, और FeCl3 का अपचयन होगा किसमें? FeCl2 में। तो ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें HCl2 को ऑक्सीडेशन और FeCl3 का अपचयन होगा। इस प्रकार की अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाएंगी। देखो ये कैसे हो रहा है, आपका एक लेसन जो मैंने बताया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया, इसको हम एक साथ कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो वहाँ पे ये क्लियर होगा कि कैसे किस पदार्थ का ऑक्सीडेशन और किस पदार्थ का अपचयन, वहाँ पे 2 रूल्स होते हैं, 2 सिद्धांत होते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट और दूसरा क्या होता है आयन इलेक्ट्रॉन जो संकल्पना होता है उसके साथ से हम डिटरमाइन करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका अपचयन। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल अणुक्रमणीय अभिक्रिया हो जाएंगे। प्रबल अम्ल का उदासीनीकरण, भाई ये उदासीनीकरण क्या है? उदासीनीकरण क्या होता है? तो एक टर्म्स में क्या है कि जब कोई अम्ल, यानी जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होती है, मीन्स जब एसिड की अभिक्रिया बेस के साथ होती है, तो अभिक्रिया के पश्चात साल्ट और जल बनता है। ये कंप्लीट प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। वंस अगेन बच्चों, उदासीनीकरण, कोई आपसे पूछे कि उदासीनीकरण क्या है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो हमेशा ये ध्यान देना, न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस की अभिक्रिया होती है जिसके पश्चात साल्ट और जल का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रबल अम्ल। ये क्या है? प्रबल अम्ल। हम इसके बाद जो हमारा लेसन आएगा आयनिक साम्यावस्था, तो आयनिक साम्यावस्था में हम ये सीखेंगे कि प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है। कहीं ना कहीं आप लोग अपने पिछले वाले क्लास में, क्लास 10th में आप सीखे होंगे कि अम्ल की प्रबलता किस बात पे डिपेंड करती है, या प्रबल अम्ल कौन है। मैं एक छोटा सा लाइन बता दूं, प्रबल अम्ल वो होते हैं जो विलयन में 100% आयनित हो जाते हैं। प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आयनन के पश्चात विलयन में 100% हाइड्रोजन आयन दे देते हैं। तो ऐसा एसिड क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। और वहीं पे दुर्बल अम्ल की बात कर लें तो दुर्बल अम्ल भैया तो वही होंगे जो 100% आयनित ना हो, अर्थात विलयन में आंशिक रूप से ही क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे, तो वो क्या कहलाएंगे? तो हो गए दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो उदासीनीकरण हो रहा है वो किसका? प्रबल अम्ल का। तो हमारे पास प्रबल अम्ल क्या है? HCl मान लो, चलो HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी भी हम बेस के साथ करवा दें, NaOH के साथ करवा दें, तो रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ से NaCl क्या बना देगा? NaCl और प्लस क्या? वाटर। ठीक है, एसिड बेस रिएक्ट किया, साल्ट और वाटर बनाया, प्रोसेस क्या कहलाएगा? उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये भी एग्जाम्पल किसके अंतर्गत? अणुक्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अवक्षेपण की अभिक्रिया क्या है? अवक्षेपण मीन्स क्या? प्रेसिपिटेशन, यानी कि जब किसी पदार्थ को हम जल में डालते हैं तो वो क्या हो जाए? निथर करके बॉटम पे आ जाए, तो प्रोसेस कहलाता है क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, अवक्षेपण की कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास साल्ट है, बेरियम का साल्ट है, जैसे मान लो बेरियम क्लोराइड है, इस बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम करवा देते हैं H2SO4 के साथ, इस साल्ट के साथ, सॉरी इस साल्ट का रिएक्शन एसिड के साथ करवा दें, तो देखिए क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, HCl और BaSO4 है बेरियम सल्फेट, ये BaSO4 प्रेसिपिटेट कर जाएगा और प्लस क्या? 2HCl, ये PPT मीन्स क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि अवक्षेपित हो जाते हैं। जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ कराते हैं तो बेरियम सल्फेट अवक्षेपित हो जाते हैं, तो अवक्षेप प्राप्त जिसमें होता है वो अवक्षेपण प्रोसेस कहलाता है। तो इस प्रकार से आप ये 4 एग्जाम्पल हैं, ये चारों एग्जाम्पल बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि
ये सब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हैं जो अभिक्रिया एक बार एक ही दिशा में होकर के पूरी हो गई, वो अभिक्रिया क्या कहलाएंगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम चलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है क्या। ठीक है, इसको आप कॉपी करते हुए चलें और कोशिश ये रहे कि आप इसका साफ साफ नोट्स भी बनाते रहें, थोड़ा सा आपको आसानी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर कि एक्चुअल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि बिल्कुल अभी कह सकते हैं अभी तक जो हमने डिस्कस किया है जस्ट उसी का उल्टा। जस्ट उल्टा का मतलब क्या कि जो अभिक्रिया एक ही दिशा में होकर पूरी होती हैं वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, लेकिन जो अभिक्रिया सामान्य परिस्थिति में अग्र दिशा में भी हो और विपरीत दिशा में भी हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जो समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में हो, और दोनों दिशा रिएक्शन का दो दिशा क्या होता है? एक तो होता है अग्र दिशा, एक होता है क्या? पक्ष दिशा। अगर रिएक्शन आगे जा रही है तो अग्र दिशा होगा अभिक्रिया का, अगर रिएक्शन वहीं से फिर तुरंत पीछे चली जाए तो क्या होगा? अभिक्रिया का विपरीत दिशा या पक्ष दिशा। तो हम कह सकते हैं कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया समान परिस्थिति में दोनों दिशा में होती हैं, अग्र दिशा और पक्ष दिशा, ऐसे ही अग्र दिशा और फिर क्या पक्ष दिशा में अगर इस तरह से रिएक्शंस हो रही होती हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। एक बात ये ध्यान देना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक बहुत प्रमुख लक्षण क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक बहुत प्रमुख लक्षण यह है कि वह अपने साम्य अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और प्रयत्न ही नहीं बल्कि अपने साम्य अवस्था को प्राप्त भी कर लेता है। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया अपने साम्य की अवस्था को प्राप्त करते हैं। और साम्य की अवस्था प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? साम्य की अवस्था क्या है? साम्य की अवस्था का मतलब ये होता है कि अग्र अभिक्रिया की दर, यानी अभिक्रिया जिस दर से आगे की ओर जा रही है उसी दर से विपरीत दिशा में भी आ जाए। ठीक है, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिस दर से आगे की ओर जा रही है और उसी दर से वो अभिक्रिया पीछे भी आए, इस प्रकार ठीक है अभिक्रिया की वह अवस्था क्या कहलाएगी? साम्य अवस्था कहलाएगी। यानी जिस समय अभिक्रिया की अग्र अभिक्रिया की दर पक्ष अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए तो वह अभिक्रिया की अवस्था क्या कहलाएगी? साम्य अवस्था कहलाएगी। तो दूसरी तरह से और भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब अभिकारक की मोलर सांद्रता उत्पाद के मोलर सांद्रता के बराबर हो जाती है तो अभिक्रिया एक अवस्था को प्राप्त करती है, उस अवस्था को कहते हैं क्या? साम्य की अवस्था। फिलहाल अभी यहाँ पे हमारा टॉपिक्स क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का टॉपिक्स है। तो मैंने बताया कि जो अभिक्रिया समान परिस्थिति में फॉरवर्ड भी हो और क्या हो? बैकवर्ड भी हो, इस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो जितने भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है उनके अभिकारक और उत्पाद के बीच में हाफ तीर आगे की ओर और हाफ तीर पीछे की ओर लगा करके हम प्रदर्शित करते हैं, और ये चिन्ह बन जाता है, और ये चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया समान परिस्थिति में दोनों ओर होती हैं। इसलिए इस चिन्ह को हम कहते हैं क्या? उत्क्रमणीय का चिन्ह कहते हैं। बात समझ रहे स्टूडेंट्स? तो देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? अभी आप लोगों ने देखा था अपघटन, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में तापीय अपघटन, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ऊष्मीय अपघटन या तापीय वियोजन, या तापीय वियोजन कह सकते हैं या ऊष्मीय वियोजन क्या कह सकते हैं? ऊष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन। अब देखो वियोजन का मतलब क्या हुआ? वियोजन का मतलब होता है, वियोजन का उद्देश्य टूटना होता है, अपघटन का उद्देश्य टूटना होता है, लेकिन जब टूट जाते हैं तो वहाँ पर एक काम और हो जाता है, अपघटन में टूट के जुड़ते नहीं है लेकिन वियोजन में टूट करके जुड़ जाते हैं। यही एक अंतर है अपघटन और वियोजन में। एक बार और सुन लीजिए, अपघटन और वियोजन में कार्य तो समान होता है, दोनों में टूटना होता है, लेकिन जब टूट जाता है पदार्थ तो अपघटन का अगर होगा तो टूट के जुड़ेगा नहीं, लेकिन वियोजन का जो होगा वो टूट करके जुड़ जाता है। जब टूट के जुड़ेगा तो अपने आप रिएक्शंस क्या होगा? फिर वापस
उसी दिशा में वापस चली आई जिस दिशा से हुई थी। इट मीन्स अपक्रिया फॉरवर्ड भी हो गई, अपक्रिया बैकवर्ड भी हो गई। तो वियोजन हो गया जब किसी पदार्थ को ताप की सहायता से छोटे छोटे पदार्थ में तोड़ दिया जाता है तो वह वियोजन कहलाता है, लेकिन ताप दे करके तोड़ा गया है इसलिए वो क्या होगा, तापीय वियोजन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं, इससे मान PCl5 है एग्जाम्पल नंबर से PCl5 और PCl5 भी आप गर्म करते हो तो किसमें टूट जाएगा, PCl3 में और क्या Cl2 में। तो फिर कुछ समय के पश्चात ये PCl3 और ये Cl2 क्या होगा, आपस में अभिक्रिया कर करके ये क्या बना लेगा, PCl5 बना लेगा। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया फॉरवर्ड भी हुई, रिएक्शंस बैकवर्ड भी हुई, तो अभिक्रिया क्या करेगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, और मान सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, HI है, इस HI को आप अगर गर्म करते हैं तो टूटेगा H2 में और किसमें, I2 में टूट जाएगा। लेकिन ये फिर कुछ पश्चात I2H2 अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, 2HI। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिएक्शंस क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में हम ये साइन का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि यही बताएगा कि रिएक्शंस हमारा रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या, दुर्बल अम्ल का, किसका, दुर्बल अम्ल का उदासीनीकरण। दुर्बल अम्ल का उदासीनीकरण, इससे पहले हमने अनुक्रमणीय अभिक्रिया में देखा था कि प्रबल अम्ल का उदासीनीकरण, लेकिन यहाँ पे क्या है, दुर्बल अम्ल का उदासीनीकरण। तो यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, CH3COO, ये एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड की अभिक्रिया के भी उदासीनीकरण भाई क्षार के साथ अभिक्रिया कराना ही पड़ेगा। तो ये NaOH का रिएक्शन हो जाएगा तो क्या बनाएगा, सोडियम साल्ट बनाएगा एसिटिक एसिड का, यानी CH3COO Na और प्लस क्या H2। तो यहाँ पे ये भी रिएक्शन कैसा हो जाएगा, ये रिएक्शन भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट मान लो जल अपघटन, किसका, जल अपघटन। तो जल अपघटन की जो अभिक्रियाएं होती हैं, तो जल अपघटन की भी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे एग्जाम्पल मान FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड की अभिक्रिया हम जल के साथ करवा दें तो फेरिक क्लोराइड रिएक्शंस करेगा और बनाएगा फेरिक ऑक्साइड यानी FeOH का होल थ्राइस। और ये क्लोरीन है, ये एसिड के फॉर्म में चलाएगा। 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 और 3 46 होते हैं, यहाँ पे 3 लिख दिया और 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। इस प्रकार रिएक्शन कंप्लीट। फेरिक ऑक्साइड और एसिड पुनः आपस में क्रिया कर सकते हैं और करके रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है, तो क्या बना लेगा पुनः FeCl3O3H2O। तो जल अपघटन की भी अभिक्रिया किसके अंतर्गत आएंगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत ही आएगी। चलिए एक और देख लेते हैं, एस्टरीकरण की बात कर रहे हैं। एस्टरीकरण जिस प्रकार से यहाँ पे साल्ट बनता है, एसिड और बेस की परस्पर अभिक्रिया के परिणामस्वरूप साल्ट बनता है, इसे कहते हैं उदासीनीकरण। लेकिन यहाँ पे क्या है, एस्टरीकरण यानी कि एस्टर का निर्माण। किसका निर्माण, एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण क्या कहलाएगा, एस्टर का निर्माण कहलाएगा एस्टरीकरण कहलाएगा। एस्टर का निर्माण होता कैसे है, जब एसिड की अभिक्रिया CH3COOH एसिड की अभिक्रिया किसके साथ, एल्कोहल के साथ हो जाए। चलो मान लेते हैं आप हमारे पास मेथिल एल्कोहल है CH3OH। ध्यान देना भाई, जब किसकी अभिक्रिया, जब एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ होती है तो क्या बनता है, एस्टर यानी CH3COOCH3 और प्लस क्या वाटर, एस्टर वाटर बनता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, एस्टरीकरण कहलाएगी। यहाँ एसिड और एल्कोहल रिएक्शन किए और एस्टर और वाटर बनाया, फिर ये एस्टर और वाटर रिएक्ट करके रिएक्शन बैकवर्ड एक्स में घूम जाती है और ये क्या बना लेगा, पूरा एस्टिक एसिड और एथिल एल्कोहल, ये मेथिल एल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी एग्जाम्पल है सब रिएक्शन अग्र दिशा में हो करके उन्हें आपस में अभिक्रिया करके वो पक्ष दिशा में वापस लौट आ रहे होते हैं। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट सी है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या है मेन उद्देश्य, साम्य अवस्था। लक्षण क्या है इसका, लक्षण क्या है, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था को
प्राप्त करना। किसको? साम्य की अवस्था को प्राप्त करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसी पे ही कि साम्य अवस्था है क्या। चलिए इसको आप कॉपी तो कर ही चुके होंगे, आप साथ साथ समझते भी रहे और लिखते भी रहे। ठीक है, नहीं तो आप एक साथ चाहें तो इसकी साथ इसका ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे साम्य अवस्था क्या है। अभी इसके पहले मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि साम्य अवस्था यानी अवस्था क्या है? कंडीशन है, एक रासायनिक अभिक्रिया की कंडीशन है। जब वो रासायनिक अभिक्रिया उस कंडीशन को फॉलो कर ले जाता है या प्राप्त कर ले जाता है, उसी समय हम क्या कहते हैं? साम्य की अवस्था। ठीक है, तो चलिए साम्य अवस्था क्या है? देखिए इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है क्या? तो देखिए जब किसी पदार्थ को स्थिर ताप पर हम गर्म करते हैं तो क्या होगा? तो वहां पे अभिकारक पदार्थ परस्पर आपस में अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, और जब अभिक्रिया करेंगे रिएक्शंस क्या होगा? धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। इट मीन्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ना ही एक साथ सारा रिएक्टेंट अभिक्रिया करेगा और ना ही एक साथ उत्पाद का निर्माण होगा। रिएक्टेंट आपस में धीरे धीरे अभिक्रिया करते जाएंगे और प्रोडक्ट धीरे धीरे बनता जाएगा। फिर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट धीरे धीरे बन रहा है, समय बीत रहा है, ठीक है, और उत्पाद बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे अभिकारक की मात्रा क्या होगी? कम होगी, उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। जैसे उत्पाद की मात्रा बढ़ जाएगी रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में चला आएगा। आप इसको ऐसे समझें, मान लीजिए स्थिर ताप पर जो भी करना है किसी बंद पात्र में करना होता है, खुले पात्र में नहीं। ठीक है, हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन और क्या? आयोडीन गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, अब ये क्या? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ परस्पर आपस में अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। ये हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है, एक किसी बंद पात्र में जो भी आयतन हो, 2 लीटर 5 लीटर या भी आयतन लीटर मान लेते हैं हम, स्थिर ताप पर हाइड्रोजन और आयोडीन को परस्पर आपस में अभिक्रिया करवाते हैं। जब अभिक्रिया होगी तो रिएक्शन क्या होगा? आगे की ओर मूव करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? अग्रदिशा। क्या कहलाएगा? अगर रिएक्शन आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? अग्रदिशा कहलाएगा। जब अग्रदिशा में जाएगा तो हाइड्रोजन और आयोडीन परस्पर आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इनकी अपनी कोई सांद्रता होगी। ठीक है, अपनी यहाँ पे कोई इनकी सांद्रता है, मोलर सांद्रता है। ठीक है, जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये HI धीरे धीरे बनना प्रारंभ होगा। तो होगा क्या? जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इन दोनों की मात्रा घटेगी, इन दोनों की मात्रा कम होगी और इनकी मात्रा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। एक चीज और भी ध्यान देना, जब प्रारंभ में इनकी सांद्रता बहुत ज़्यादा होगी, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, HI नहीं बना है, तो जब इनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो उस समय रिएक्शन बहुत फास्ट जाएगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, कौन सी अभिक्रिया? अग्र अभिक्रिया की दर बहुत ही क्या होगी? फास्ट होगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि समय बीतता जाएगा, इनकी मात्रा घटती जाएंगी, क्योंकि ये सब किसमें चेंज हो रहे हैं? इसमें चेंज होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे इनकी मात्रा बढ़ने लगेगी। फिर एक समय ऐसा आएगा इनकी मात्रा कम हो गई, इनकी मात्रा अधिक हो गई। जैसे इनकी मात्रा कम हो जाएगी रिएक्शन क्या हो जाएगा? पक्ष दिशा में। किस दिशा में? पक्ष दिशा में मूव कर जाएगा। अब क्या होगा? अग्र अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी क्योंकि इसकी सांद्रता कम हो गई, इनकी सांद्रता ज्यादा हो गई। जब रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा उस समय इनकी यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी पक्ष अभिक्रिया की दर अधिक होगी। किससे? अग्र अभिक्रिया की दर से। तो फिर घटना वही होगी, रिएक्शन इधर हो गया। अब ये HI H2 और I2 टूटने लगे, फिर टूटते टूटते अब इसकी संख्या मात्रा कम होगी, इनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। फिर क्या होगा? जैसे इनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी रिएक्शन अब दिशा में आ जाएंगे, फिर ये इसमें बनने लगेगा। फिर जैसे इनकी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी रिएक्शन तुरंत फिर क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है।
तो ऐसे चलते चलते कभी अग्र दिशा में जाएगी अभिक्रिया, कभी पक्ष दिशा में जाएगी, और एक स्थिति तो ऐसा आएगा ही आएगा एक समय कि इनकी सांद्रता, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता किसके बराबर हो जाएगी? उत्पाद की सांद्रता। एक समय ऐसा आ जाएगा कि अभिकारक की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएंगी? एक बराबर हो जाएंगी, और जब सांद्रता वही बराबर हो जाएगी तो क्या होगा? अग्र अभिक्रिया की दर जिस दर से आगे जा रही है और बराबर हो जाएगी किसके? पक्ष अभिक्रिया के दर, ठीक है। तो यानी जिस दर से आगे जा रहा है उसी दर से क्या होगा? पीछे। यानी आप ये समझ जाएं, एक अवस्था ऐसी आ जाएगी अभिक्रिया की कि जिस समय अभिकारक और उत्पाद दोनों की मोलर सांद्रता समान हो जाएगी, या जब मोलर सांद्रता समान हो जाएगी तो उस समय अग्र अभिक्रिया की दर पक्ष अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाएगी, और इसी समय यही अवस्था अभिक्रिया की क्या कहलाती है? साम्य की अवस्था कहलाती है। इसे हम अग्र दिशा को किससे दिखाते हैं? आर एफ से, और पक्ष दिशा को लेकर दिखाते हैं हम आर बी से। एफ मीन्स फॉरवर्ड, आर मीन्स रिएक्शन, अगर अभिक्रिया की दर, बी से क्या? बैकवर्ड। तो हम कह सकते हैं आर एफ बराबर क्या? आर बी। जब क्रिया में साम्य की अवस्था में आता है उस समय आर एफ बराबर आर बी हो जाता है, यानी अग्र अभिक्रिया की दर और पक्ष अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। यही हमारा क्या है? साम्य की अवस्था है। जिस अवस्था पर अभिक्रिया की आर एफ बराबर आर बी होता है वो क्या कहलाएगा? साम्य की अवस्था कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स एक रूल्स आता है द्रव्य अनुपातीय क्रिया का नियम, ठीक है। यहाँ पे इस द्रव्य अनुपातीय क्रिया के नियम के लिए एक साइंटिस्ट थे गुल्डबर्ग और वागे, यानी सी एन गुल्डबर्ग और पी वागे, 1864 में, ठीक है। इन्होंने कई समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर अपना प्रयोग किया। किस पर? कई समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर इन्होंने अपना प्रयोग किया, और प्रयोग के आधार पर एक नियम प्रस्तुत कर दिया, और उस नियम का नाम क्या दिया? द्रव्य अनुपातीय क्रिया का नियम। कौन सा नियम? द्रव्य अनुपातीय क्रिया का नियम 1864 में। इस नियम को प्रस्तुत किसने किया? इस नियम को गुल्डबर्ग यानी सी एम गुल्डबर्ग और वागे, ठीक है। यानी सी एम गुल्डबर्ग और क्या? पी वागे नाम के वैज्ञानिक ने कई समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में इन्होंने अपने एक नियम को प्रस्तुत कर दिया। और इन्होंने नियम क्या दिया, और इस नियम को हम क्या कहते हैं? गुल्डबर्ग और वागे का नियम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस नियम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक सी एन गुल्डबर्ग और पी वागे नाम के वैज्ञानिक है, इसलिए इस नियम को हम गुल्डबर्ग और वागे के नियम से भी जानते हैं, ठीक है। इस नियम में क्या है? इस नियम में बताया कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या होगा? स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यही क्या है? यही द्रव्य अनुपातीय क्रिया का नियम है, या इस नियम को हम गुल्डबर्ग और वागे का नियम भी कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यही क्या है? यही द्रव्य अनुपातीय क्रिया का नियम है। एक बार और सुन लीजिए, थोड़ा सा नियम बड़ा है, एक बार और सुन लीजिए। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, ठीक है, उसके अभिकारी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यह नियम क्या कहलाता है? द्रव्य अनुपातीय क्रिया का नियम कहलाता है, ओके। या इसे हम गुल्डबर्ग और वागे का नियम भी कहते हैं। आइए इस रूल्स को, इस सिद्धांत को एक मैं रिएक्शंस के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है? A प्लस बी एरो, ठीक है, ये क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है।
क्या बना रहा है? कोड़ा। और हमें क्या याद करना है? द्रव अनुपाती क्रिया के नियम याद करना है। तो हम कहते हैं स्थिर ताप पर, जो भी रिएक्शन से वो किस पर होगा? स्थिर ताप पर, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया की दर, कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की दर, ठीक है। अभिकारी पदार्थ क्या है? ए और बी, जो अवकारक करने वाले पदार्थ हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर, अवकारक पदार्थ ए और बी का सक्रिय द्रव्यमान, जब भी हम किसी पदार्थ को सक्रिय द्रव्यमान के टर्म में देखते हैं तो उस पदार्थ को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो अभिकारी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है क्या? द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहलाता है, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहलाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है, सक्रिय द्रव्यमान। क्या यूज हुआ है? सक्रिय द्रव्यमान क्या मीन्स एक्टिव मास क्या होता है? तो एक्टिव मास क्या होता है? किसी पदार्थ की गैस प्रवस्था या तन विलयन में उस पदार्थ की मोलर सांद्रता होती है। क्या होती है? मोलर सांद्रता। अब वो पदार्थ किस अवस्था में है? वो पदार्थ गैस अवस्था में है या विलयन की अवस्था में है, ठीक है। किसी पदार्थ की गैस प्रवस्था या तन विलयन में उस पदार्थ की मोलर सांद्रता पदार्थ की क्या कहलाती है? पदार्थ की सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। अब आपको मैंने बताया सक्रिय द्रव्यमान को नोटिस करना है, तो किसी पदार्थ को सक्रिय द्रव्यमान के रूप में मान लीजिए हमारे पास पदार्थ क्या है? ए। तो ए का सक्रिय द्रव्यमान, ए का सक्रिय द्रव्यमान हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना, क्या करेंगे? इस ए को इसमें रख दिया, बड़े कोष्ठक में रख दिया, और बड़े कोष्ठक का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सक्रिय द्रव्यमान है वो किसमें रिपोर्टेड है? मोलर सांद्रता में, यानी कि इसकी यूनिट क्या बनेगी? मोल पर लीटर, ठीक है। किसी पदार्थ का तन विलयन या उसकी गैस प्रवस्था में पदार्थ की जो मोलर सांद्रता होती है वो मोलर सांद्रता उस पदार्थ की सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। और साथ ही साथ किसी पदार्थ को सक्रिय द्रव्यमान के रूप में अगर आपको प्रदर्शित करना है तो उस पदार्थ को क्या करते हैं? बड़े कोष्ठ के अंदर रख देंगे, और जैसे ही बड़ा कोष्ठ के अंदर हो जाएगा तो वो क्या होगा? सक्रिय द्रव्यमान के रूप में वह प्रदर्शित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले होते हैं जिसकी सहायता से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कह दिया कि इस पदार्थ को सक्रिय द्रव्यमान निकाल लो, टेम्परेचर ये है, इतने आर्द्र का पात्र है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ध्यान दें कि सक्रिय द्रव्यमान का फार्मूला है क्या? तो सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या? मोलर कंसंट्रेशन, यानी पदार्थ का मोल, पदार्थ का क्या? मोल बटे क्या? आयतन। आयतन किसमें? आयतन लीटर में, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो पदार्थ का मोल है, मोल क्या होता है? पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटे पदार्थ का ग्राम्य भार। तो हम ये और भी कह सकते हैं, या पदार्थ की ग्राम्य भार बटे क्या? उसी पदार्थ का क्या? अणुभार, और टोटल का भार क्या हो जाएगा? आयतन लीटर में। स्मॉल w बटे mw बटे क्या? ये होता है बड़ा क्या? इस फार्मूले की सहायता से हम क्या कर लेते हैं? इस फार्मूले की सहायता से हम सक्रिय द्रव्यमान को नोटिस कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या लें, मान लीजिए इस 200 डिग्री सेल्सियस ताप, तो 200 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। हमारे पास 2 लीटर का मान लीजिए कोई पात्र है, ठीक है। उस 2 लीटर के पात्र में मान लीजिए 4 ग्राम हाइड्रोजन से या और 127 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड है लिया गया है। तो आप बताइए कि प्रत्येक का यानी हाइड्रोजन का और आयोडीन का, हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन आयोडाइड का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा? तो यहाँ पे 2 पदार्थ हैं, हाइड्रोजन है और क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला पता है आपको, सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होता है? पदार्थ का मोल और बटे क्या? अणुभार। तो पहले आप मोल निकाल लीजिए। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन से, ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन से, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन का मोल कितना होगा?
तो मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणु भार। तो हाइड्रोजन का ग्राम में मात्रा कितना है, 2 ग्राम है, 2 ग्राम हाइड्रोजन बटे हाइड्रोजन का अणु भार कितना होगा, H2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 2 बटे 2 बराबर बटे कितना, 2 बराबर 1, यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन का कितना मोल बन गया, 1 मोल बन गया। और फिर वॉल्यूम पता है 2 लीटर का है, तो इसको सीधे मोल बटे क्या वॉल्यूम लीटर्स में, यानी 1/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.5 मोल पर लीटर। तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का जो सक्रिय द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 0.5। और इसी प्रकार से हम HI का भी निकाल लेते हैं, HI का ग्राम में भार बटे HI का अणु भार, हाइड्रोजन का 1 होता है और आर्गन का 127 होता है, तो 128 हो जाएगा, नहीं 128 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वैल्यू को रख करके फार्मूले में उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपको उसका वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेसन बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन से आपको समझ में भी आना चाहिए। बस ध्यान से देखते रहें, सुनते रहें, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आ सकती है। बस आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल वीडियो पे हो, क्या बताया जा रहा है उस चीज़ पे आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाएं, तो बिल्कुल मैं आशा करता हूँ, उम्मीद और गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट में वो कमज़ोर नहीं हो सकता है। बस ध्यान से उसमें इंटरेस्ट उत्पन्न कर ले और बढ़िया से मन से पढ़े। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, मैं अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्लास के साथ बढ़िया टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।